नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। मैं हूं आपके साथ हिमानी। बुलेटिन में आम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्र आज से शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। राजस्थान के कांग्रेस में जारी सियासी घमासान के बीच गहलोत खेमे के इस्तीफों पर कांग्रेस नेतृत्व ने नाराजगी प्रकट की। तमिलनाडु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उनके 90वें जन्मदिन पर बधाई दी। भारत के बेहतरीन राजनेताओं में से एक है मनमोहन सिंह। पीएम मोदी और राहुल गांधी ने बधाई दी। भाजपा विरोधी कई सियासी दलों के बड़े नेता आज हरियाणा में एक मंच पर पहुंचे हैं। तो चलिए बुलेटिन की खबरों को देखते हैं विस्तार से और बात करते हैं शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्र आज से शुरू हो चुका है। देश के सभी प्रमुख माता मंदिरों में विशेष अनुष्ठान हो रहे हैं। विशेष साज सज्जा की गई है। सुबह शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है। सुरक्षा के विशेष बंदोबस्त किए गए हैं। माता मंदिरों में सुबह से विशेष आरती की जा रही है। कई मंदिरों से लाइव आरती की व्यवस्था भी की गई है। यहाँ महाराष्ट्र में मुंबई की प्रसिद्ध मुंबा देवी मंदिर के सुबह की आरती का वीडियो है। बता दें कि कोरोना महामारी के कारण पिछले सालों नवरात्र का त्योहार खुलकर नहीं मनाया जा सका था। इस बार देश भर में पंडालों की संख्या बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, शक्ति की उपासना के महापर्व नवरात्रि की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आस्था और विश्वास का यह पावन अवसर हर किसी के जीवन में नई ऊंचाइयां और नए उत्साह का संचार करे। बात करते हैं राजस्थान कांग्रेस में जारी सियासी घमासान के बीच गहलोत खेमे के इस्तीफे पर कांग्रेस नेतृत्व ने नाराजगी प्रकट की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने कहा कि विधायकों का विधायक दल की बैठक में नहीं आना अनुशासनहीनता है। इसे लेकर कार्रवाई हो सकती है। अजय माकन ने कहा, विधायकों का विधायक दल की बैठक में न आना और अलग बैठक करना अनुशासनहीनता है। ये विधायक हमारी एक बात नहीं सुन रहे थे। हम वापस आकर सोनिया गांधी को रिपोर्ट देंगे। माकन ने कहा, हम दिल्ली जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि यह बात करेंगे और हल निकालेंगे। माकन ने कहा कि प्राथमिक दृष्टि से शांत धारीवाल के घर पर पहुंची मीटिंग एक अनुशासनहीनता है। यह अनुशासनहीनता किस श्रेणी में आता है? माकन ने कहा कि यह साफ नहीं है कि कितने विधायकों ने इस्तीफा दिया है। रिजोल्यूशन एक लाइव होता है। उन्होंने कहा कि कल जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ उसका पूरा ब्यौरा सोनिया गांधी को देंगे। हम विधायकों से 1-to-1 बातचीत करने के लिए आए हैं, लेकिन हमारी किसी से बात नहीं हो पाई। मुख्यमंत्री पद पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। बता दें कि माकन व वरिष्ठ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों के रूप में जयपुर पहुंचे थे। रविवार को वे नए सीएम का चयन के लिए कांग्रेस विधायक की राज जानने के लिए बैठक करने वाले थे, लेकिन गहलोत समर्थक विधायक बैठक में नहीं पहुंचे। इस बीच खबर आई है कि 92 विधायकों ने इस्तीफा स्पीकर सीपी जोशी को सौंप दिया है। माकन ने बताया कि विधायक दल की बैठक में नहीं आना अनुशासनहीनता है। इसके साथ ही गहलोत खेमे के विधायकों द्वारा रखी गई 3 शर्तों को भी माकन ने इस हितों का टकराव बताया। कांग्रेस के इतिहास में कभी इस तरह का सशर्त प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस कितने विधायकों ने स्पष्ट किया है, यह अभी पता नहीं है। एक अधिकृत बैठक में नहीं आना और उसके समानांतर रूप से दूसरी बैठक बुलाना निश्चित रूप से अनुशासनहीनता है। कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग मुख्यमंत्री जी से पूछ करके उनकी अनुमति से, उनकी सहमति से और उनकी कन्वीनियंस से रखा गया। मुख्यमंत्री निवास के ऊपर ही उन्होंने कहा शाम को 7 बजे रखना है, तो उनकी कन्वीनियंस से ही ये मीटिंग रखी गई, जो सबसे पहले आप सब लोगों को हम बताना चाहते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि जो विधायक नहीं आए उनको हम लोग लगातार हम कह रहे थे कि हम 1-to-1 सब लोगों की बात सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो कोई भी बात हो आप हमें कहें, खड़गे जी और मैं हम अलग से बैठ करके 1-to-1 सबकी बात सुनेंगे और कोई फैसला नहीं हो रहा है। जो आप बात कहेंगे वो बात हम दिल्ली जाकर के बताएंगे। ये केंद्रीय ऑब्जर्वर्स पर्यवेक्षक
जो वहाँ गए हुए हैं वो विधायकों की राय मशवरा करके, राय लेकर और केंद्रीय हाईकमांड को अपना रिपोर्ट देंगे और उसके बाद अपना निर्णय होगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के द्वारा ये भी पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है कि कोई भी विधायक में से मुख्यमंत्री बन सकता है। तो एक मैं समझता हूँ कि सभी लोग उसमें सहयोग देते हुए और इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। वहाँ के एमएलएस के जज्बात और उनके एहसासात की इज्जत करनी चाहिए। वहाँ के एमएलए जो चाहते हैं, जिसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, उसे मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। गलत फैसला कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा। राजनीति शतरंज के खेल की तरह है, जहां एक गलत चाल जीत और हार का फैसला कर देती है। इसलिए राजस्थान और छत्तीसगढ़ दो ही सरकारें हमारे पास हैं। अगर राजस्थान के अंदर कोई गलत फैसला हुआ तो उसके नतीजे गलत निकलेंगे। लम्हे ने खता की थी, ये जब्र भी देखा है तारीख की आंखों ने। लम्हे ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। तमिलनाडु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। 2 दिनों में संघ के 3 कार्यकर्ताओं के घर पर केरोसिन की बोतलें फेंकी गई है। रविवार पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं के घर कुछ लोगों ने केरोसिन से भरी बोतल फेंकी। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि घर में केरोसिन से भरी 2 बोतलें फेंकी गई थी, जो दरवाजे के बाहर गिर गई। हालांकि इनमें आग नहीं लगी, जिससे बड़ा हादसा टल गया है। मामला सलेम के अपार्टमेंट का है। पुलिस ने इस मामले में पीएफआई और एसडीपीआई के 6 लोगों को हिरासत में ले लिया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। इसी दौरान सलेम के पुलिस आयुक्त नजमुल हुडा और उपायुक्त एम मादासामी थाने में मौजूद रहे। वहीं मुस्लिम संगठनों के 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने 6 लोगों को हिरासत में लेने का विरोध किया। उन्होंने थाने को घेरकर अपना गुस्सा जाहिर किया। सुरक्षा के चलते थाने के आसपास अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई। पुलिस को संघ कार्यकर्ताओं के घर नजीक के सीसीटीवी के आरोपियों का एक वीडियो मिल गया है। वीडियो में कुछ लोग आरएसएस कार्यकर्ता के घर में केरोसिन की बोतलें फेंकते नजर आ रहे हैं। इस घटना के बाद संघ कार्यकर्ता के घर के आसपास पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही तमिलनाडु पुलिस ने हिंसक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ एनएसए के तहत मामला दर्ज करने की चेतावनी दी है। इससे पहले शनिवार शाम तमिलनाडु के मधुरे पटानाडी इलाके से एक ऐसा ही मामला सामने आया था। यहाँ अज्ञात शख्सों ने आरएसएस नेता के घर पर 3 पेट्रोल बम फेंके। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। शनिवार को चेन्नई के पास तांबरम में आरएसएस नेता के घर पर पेट्रोल के बम फेंके गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके 90वें जन्मदिन पर बधाई भेजी है और उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को जन्मदिन की बधाइयां। उनके लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए भी प्रार्थना की। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने लिखा कि भारत के बेहतरीन राजनेताओं में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। भारत के विकास में उनकी विनम्रता, समर्पण और योगदान में कुछ समानताएं हैं। वह मेरे लिए और करोड़ों अन्य भारतीयों के लिए एक प्रेरणा है। मैं उनके अच्छे के लिए प्रार्थना करता हूँ। सिंह का जन्म विभाजन से पहले 26 सितंबर 1932 में पंजाब के गांव में हुआ था। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में अध्ययन किया। लगातार 2 बार यानी कि 2004-2014 तक प्रधानमंत्री रहे। डॉक्टर सिंह आज 90 साल के हो गए। वह एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है जिन्होंने 1990 के दशक में व्यापक सुधारों को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। भाजपा विरोधी कई सियासी दलों के बड़े नेता आज हरियाणा में एक मंच पर पहुंचे हैं। मौका है देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीवाल की 109वीं जयंती पर आयोजित सम्मान दिवस रैली। इस रैली का आयोजन ताऊ देवीवाल के बेटे और इंडियन नेशनल लोकदल सुप्रीमो प्रकाश चौटाला ने किया। इस रैली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव,
महाराष्ट्र राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी, जदयू नेता केसी त्यागी और पंजाब से शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल और अकाली नेता प्रोफेसर प्रेम सिंह चंद मार्जा पहुंचे। मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक ने भी वीडियो संदेश भेजकर ताऊ देवीलाल की प्रशंसा की। एनएलओ सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने सबसे आखिर में रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वह देश की भाषा में इतना कहना चाहते हैं कि इनेलो का राज बना दो, मैं सबके साथ सारे काम कर दूंगा। चौटाला ने बुजुर्गों, महिलाओं, बेरोजगार और किसानों के लिए कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 में हरियाणा में इनेलो की सरकार बनने के 1 साल से अंदर सतलुज यमुना लिंक नहर का निर्माण किया जाएगा। चौटाला ने कहा कि इनेलो के सत्ता में आने पर इन्हें पोर्टल की व्यवस्था खत्म कर फैसलों की खरीद आढ़तियों के जरिए सुनिश्चित बनाई जाएगी। चौटाला ने कहा कि उन्हें 3000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी देने की वजह से 10 साल की सजा काटनी पड़ी। उन्होंने इस बात का कोई अफसोस नहीं है। चौटाला ने कहा कि ताऊ देवीलाल शुरू से अंत तक इस बात के लिए लड़ते रहे कि आम लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए। अगर कोई सरकार ऐसा करने में नाकाम रहती है तो उस सरकार को बदल देना चाहिए। लोगों को आज ताऊ देवीलाल का सपना पूरा करने के लिए नया संकल्प लेने की जरूरत है। चौटाला ने कहा कि आज देश में कोई सरकार नहीं है बल्कि लुटेरों का गिरोह है जो देश की संपत्ति को लूटने में लगी है। मौजूदा सरकार के शासनकाल में किसानों की स्थिति दयनीय हो चुकी है। चौटाला ने करोड़ों रुपए का लोन और बैंकों के साथ फ्रॉड करके विदेश भाग चुके विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी का नाम लेकर आरोप लगाया कि मोदी सरकार के राज में अमीर ऐश कर रहे हो और गरीब पीस रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सीजन में 62 जिलों में समय से बारिश नहीं हुई है। अब पिछले 10 दिनों से अतिवृष्टि हो रही है जिसमें नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि सूखे और बारिश दोनों से ही किसानों का नुकसान नहीं होना चाहेगा। इसके लिए सरकार सहयोग करेगी। बाढ़ के जिन 12 जिलों में फसलों को ज्यादा नुकसान पहुंचा है उनके किसानों के लिए बतौर मुआवजा 874 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। रविवार को सीएम किसानों को उन्नतशील बीजों की मिनी किट बांट रहे थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती का अवसर पर सीएम ने अपने आवास पर किसानों को बीजों की मिनी किट बांटी। कहा कि जिन जिलों में समय से बारिश नहीं हुई वहां हमने दलहन, तिलहन और सब्जी के बीज उपलब्ध कराने को कहा था। इस क्रम में तोरिया के बीज की मिनी किट बांटी गई। सूखे और भाट दोनों का सर्वे चल रहा है। कहा कि यूपी के किसानों ने प्रदेश में रिकॉर्ड मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन कर प्रदेश का सामर्थ्य दिखाया है। यहाँ किसान सरकारी योजनाओं के बारे में जानते हैं। हम इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभार्थियों को मेरी पॉलिसी मेरा खेत प्रमाण पत्र, पीएम कुसुम योजना के लाभार्थियों को सोलर सिंचाई पंप का स्वीकृत पत्र वितरित किया। साथ राज्य के कृषि प्रशिक्षण में 21 ट्रैक्टरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, बलदेव ओखल, कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी आदि मौजूद थे। सीएम ने कहा कि डबल इंजन की सरकार किसानों के साथ खड़ी है। कोरोना महामारी के समय इलाज के साथ ही 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता देना और अन्नदाता किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ दिया गया। कोरोना में भी कृषि सेक्टर दृढ़ता से खड़ा था। सीएम ने कहा कि पीएम ने मिट्टी हेल्थ कार्ड जारी किया। किसानों की फसलों का बीमा होगा। कृषि सिंचाई योजना में लंबित कृषि सिंचाई की योजनाओं को पूरा करने में भारत सरकार योगदान देगी। हमने यूपी में 36 सिंचाई की परियोजना का पूरा किया तो 21 लाख हेक्टेयर में भी अधिक भूमि को सिंचाई की सुविधा की उपलब्ध कराई। सीएम ने कहा कि अब तक सरकार 27,000 किसानों को सोलर पंप उपलब्ध करा चुकी है। अब 30,000 किसानों को और सोलर पंप उपलब्ध कराने जा रहे हैं। किसानों के लिए बिजली का बिल पहले ही आधा कर दिया है और अब जब वो सोलर पंप लगा रहे हैं तो बिजली का बिल 0 हो जाएगा। उन्होंने कहा कि गौ आधारित प्राकृतिक खेती को अपनाने की अपील की है। गौ आधारित खेती यानी कार्य एक है और लाभ अनेक है। अन्नदाता किसान भाइयों बहनों, आज अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन जयंती है। मैं इस अवसर पर महान विचारक, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के
उत्थान के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उनकी पावन जयंती के अवसर पर नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि डबल इंजन की सरकार संकट के समय अपने अन्नदाता किसान भाई बहनों के साथ खड़ी है। सरकार की संवेदनशीलता की कसौटी विपत्ति के समय अपने नागरिकों के संबल बनकर के खड़ा होने से ही समझा और देखा जा सकता है। 2014 से लेकर के ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक लक्ष्य रखा कि किसान की आमदनी को दुगना करना है। हमारा अन्नदाता किसान भारत जैसे देश में प्रकृति पर निर्भर करता है। ये संभव नहीं कि वह हर एक जगह तकनीक का उपयोग करेगा तो अधिक आमदनी कमा सकता है, लेकिन पॉली हाउस हर जगह और हर फसल के लिए नहीं बन सकते। उसको मौसम पर ग्लोबल वार्मिंग की जो चैलेंज है उसका सामना करना पड़ता है। उस सब के बावजूद रिकॉर्ड मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन उसके द्वारा किया गया, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में किया गया। और उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल को व्यक्त किया है हमारे अन्नदाता किसानों ने। हम सब आभारी हैं। पहली बार धरती माता की भी स्वास्थ्य का परीक्षण होगा, सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। पहली बार किसान की फसल का बीमा होगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी लागू हुआ। पहली बार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू होकर के लंबित कृषि सिंचाई की योजनाओं को पूरा करने में भारत सरकार योगदान देगी। और उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने छोटी बड़ी 36 सिंचाई की परियोजनाओं को पूरा किया। 21 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध करवाई। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुलेटिन में पढ़ते हैं आगे की खबर की और बात करते हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। सोलान जिले के कसोली क्षेत्र में पाइन ग्रोव विश्वविद्यालय के खेल केंद्र का लोकार्पण किया। इस परिसर का निर्माण 18 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इस अवसर पर विद्यार्थियों, अध्यापकों और अभिभावकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने पाइन ग्रोव विश्वविद्यालय को गौरवशाली इतिहास की सराहना की। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन को पाइन ग्रोव तब और अब विषय पर एक चित्रात्मक बुकलेट प्रकाशित करने का सुझाव दिया ताकि लोगों को इस विद्यालय की विकासात्मक यात्रा की जानकारी उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि वर्तमान में यह विद्यालय ने न केवल क्षेत्र बल्कि देश का भी एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान बनकर उभरा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कैप्टन ए.जे. सिंह ने यह साबित किया है कि कड़ी मेहनत के बल पर सपने साकार किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह संस्थान विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित कर रहा है। कैप्टन ए.जे. सिंह के विद्यार्थियों को प्रेरित करने की प्रतिभा की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रेरित करने का उनका यह गुण विद्यार्थियों का पथ प्रदर्शन करता है। उन्होंने कहा कि कैप्टन ए.जे. सिंह ने समर्पण और प्रतिबद्धता के कारण ही प्रदेश में विश्व स्तरीय अधोसंरचना वाला यह प्रमुख संस्थान स्थापित होकर आया है। उन्होंने कहा कि इस खेल परिसर में 3 बैडमिंटन कोर्ट, बास्केट कोर्ट और 25 मीटर लंबा स्विमिंग पूल, शूटिंग रेंज, इंडोर जिम, बिलियर्ड कोर्ट आदि है। यह खेल परिसर स्कूल के विद्यार्थियों का विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा। जयराम ठाकुर ने आगे बताया कि कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प से कोई मंजिल हासिल की जा सकती है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य निर्धारित कर उसे पाने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। यह विद्यार्थियों का सौभाग्य है कि वे विश्व स्तरीय संस्थान से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।
उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह संस्थान निरंतर प्रगति करेगा। हिमाचल जैसे पहाड़ी प्रदेश और छोटे प्रदेश के लिए ये बहुत बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि ऐसा पाइन ग्रोव स्कूल ने जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया है और जिस स्पोर्ट्स सेंटर का आज इनॉग्रेशन हुआ है 18 करोड़ की लागत से बन करके, जिसमें मेन जितने भी इवेंट्स हैं सब के सब इवेंट्स जो है एक कम्प्लेक्स में एक जगह जो है वो यहाँ पर बच्चों को खेलने का अवसर, सीखने का अवसर प्राप्त होगा। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और दूसरा यही नहीं, स्पोर्ट्स सेंटर की इनॉग्रेशन तो आज हुई, लेकिन इसके साथ साथ में जिस प्रकार की सुविधा बच्चों को हिमाचल प्रदेश में ये इंस्टीट्यूशन हमारा दे रहा है, दोनों कैंपसेस में, यहाँ पे और सवातू में भी, तो वो सचमुच में हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व की बात है। और मैं इस बात को कह सकता हूँ, आज हिमाचल प्रदेश का सबसे बेहतर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है और जिसने बहुत फास्ट ग्रो किया है और जिसने अपना नाम की एक पूरे देश में एक अपनी अलग पहचान बनाई है, तो पाइन ग्रोव। बात करते हैं विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण आगामी 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। लोकार्पण की तारीख नजदीक आने के साथ ही इस कॉरिडोर का कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के लिए दिन रात काम किया जा रहा है। उसके बाद से इस ऐतिहासिक कॉरिडोर में आम श्रद्धालुओं के दर्शन खोल दिया जाएगा। करीब 20 हेक्टेयर में ये फैले इस कॉरिडोर का कार्य आगामी 30 सितंबर से पहले पूरा किया जाने का प्रयास किया जा रहा है। यह भव्य कॉरिडोर अपने आप में अनूठा है। ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल विस्तारीकरण योजना के तहत इसे कॉरिडोर में निर्माण किया जा रहा है। यहाँ विशालकाय मूर्तियों को जीवंत रंगों से आच्छादित किया जा रहा है। कमल सरोवर को सुंदर बनाया जा रहा है। प्रशासनिक अमला कॉरिडोर का कार्य जल्द से जल्द पूरा करवाने के लिए पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इसके लिए पूरा प्रशासनिक अमला कॉरिडोर निरीक्षण करने पहुंचा। अधिकारियों ने बैटरी चालित रिक्शा में बैठकर यहाँ के भित्ति चित्रों और अन्य निर्माण कार्यों का जायजा लिया। यहाँ शेष बचे निर्माण कार्य समेत लाइटिंग और अन्य कार्यों में भी तेजी ला गई है, ताकि निर्धारित समय पर कॉरिडोर काम को पूरा कर लिया जाए। महाकाल कॉरिडोर में नवनिर्मित परिसर करीब 20 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसकी लंबाई 900 मीटर से अधिक है। इस परिसर में वेद और पुराण खंडों में उल्लेखित भगवान शिव की कथाओं को जीवंत करने का प्रयास किया गया है। इसके साथ ही महाकाल मंदिर में समीप नवनिर्मित महाकाल प्रांगण में इन कथाओं को दर्शाती भव्य प्रतिमाएं भी स्थापित की गई है। कॉरिडोर के लोकार्पण समारोह को यादगार बनाने के लिए इसके लाइव प्रसारण की भी व्यवस्था की जा रही है, ताकि सभी देशवासी इस भव्य नजारे को देख सके। कॉरिडोर के भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। यहाँ एक एक चीज को पूरी तन्मयता से कंप्लीट किया जा रहा है। 15 दिन बाद पीएम मोदी इस देश को समर्पित करेंगे। इस समारोह बहुत भव्य बनाने की पूरी तैयारियां की जा रही है। बीजेपी के इसके लोकार्पण के लिए घर घर निमंत्रण भेजेगी। 11 अक्टूबर को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का उज्जैन संभावित दौरा है, जिसके तहत उज्जैन महाकाल कॉरिडोर जो यहाँ पे बन के तैयार है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी की राह देख रहा है। वो माननीय प्रधानमंत्री जी इसको लोकार्पित करेंगे। पूरी तैयारियाँ लगभग हो चुकी है। जो छोटी मोटी जी टचिंग वर्क है उसको भी 30 तारीख को डेडलाइन दी गई है, उसको 30 तारीख तक कंप्लीट किया जाएगा और इसको 11 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी लोकार्पित। उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार ने वक्फ संपत्तियों की जांच का आदेश दिया। इस बाबत शासन आदेश जारी कर सभी मंडल कमिश्नर और जिलाधिकारियों को पत्र भेजा गया है। यूपी वक्फ बोर्ड की संपत्ति 1 माह में जांच करने का आदेश दिया गया है। दरअसल नियमों की अनदेखी कर सामान्य संपत्तियों को वक्फ संपत्ति के तौर पर दर्ज और वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे के आरोप लगते रहे हैं। सरकार ने भी इससे पहले ही मदरसों का सर्वे शुरू कराया है और अक्टूबर मध्य तक इस पर रिपोर्ट मांगी है। मंजर और भिटा की जमीन को वक्फ में दर्ज किया जाता है। कई वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे भी हो गए हैं। कुछ संपत्तियों का गलत इस्तेमाल भी हो रहा है। सरकार ने मदरसों के सर्वे को लेकर 20 अक्टूबर तक सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी है। रामपुर, सहारनपुर और बरेली जैसी जगहों पर वक्फ की तैयारियां कब्जे के आरोप लगे हैं। वक्फ बोर्ड जमीन पर कब्जे को लेकर लगातार शिकायत दर्ज की जाती है। कई वक्फ संपत्तियों पर मजार या मस्जिद बना देती है।
एक रिपोर्ट के अनुसार वक्फ बोर्ड के पास करीब 8 लाख एकड़ जमीन है। सेना और रेलवे के बाद देश में संपत्ति के मामले में वो तीसरा बड़ा भूमि मालिक है। यूपी शाह वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अली जेदी ने कहा कि वक्फ की संपत्ति को देखकर और प्रबंधन कार्य करता है। इसका संचालन करते ही वक्फ बोर्ड के पास ताकत नहीं है कि वो कोई संपत्ति अधिग्रहित कर ले। नुमाइश के लिए भी जिला अधिकारी पर निर्भर होता है। अतिक्रमण हटाने के लिए हम जिला प्रशासन पर निर्भर हैं। समय समय पर मोदी और योगी सरकार वक्फ की संपत्तियों के संरक्षण के लिए आदेश देती है। मदरसा शिक्षा भी जैसे प्राइमरी एजुकेशन में बेसिक शिक्षा के नियम लागू हो, ऐसे मदरसा शिक्षा में भी प्राथमिक माध्यमिक उच्च शिक्षा की तरह मदरसा शिक्षा में भी हम लागू करने का काम करेंगे। गरीब मुसलमानों के बच्चों को भी हजूर और मजूर में अंतर लगा के उनको भी हजूर बनाने का काम करेंगे। इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक ये सब बने, IAS IPS बने, इसके लिए हम सब काम कर रहे हैं। मदरसा शिक्षा की बफका और मदरसा सर्वे की शिक्षा का विरोध वो लोग कर रहे हैं जिनके बच्चे मदरसा शिक्षा में पढ़े ही नहीं, कॉन्वेंट में पढ़ते हैं और वो स्वयं कॉन्वेंट में पढ़े हैं, इसलिए वो उसको विरोध कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए, वो नहीं चाहते गरीबों के बच्चे अच्छे और बुरे में अंतर समझने लगे हैं। उन्हें लग रहा है कि ये सरकार सब कर लेगी, मुस्लिम वोट उनके हाथ से खिसकता दिखाई दे रहा है, इसलिए दोनों सर्वों का विरोध कर रहे हैं। वो लोग घबरा देते हो लोगों को, हम बुलडोजर नहीं चलवाएंगे। तो इन सर्वों का सर्वे कराकर इन पर हम अस्पताल बनवाने का काम करेंगे, इन पर हम पार्क बनवाने का काम करेंगे, इन पर ITI GTI बनवाने का काम करेंगे ताकि अच्छी शिक्षा मिले। आप फिलहाल बुलेटिन में बस इतना है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारी वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है। इसी उद्देश्य के साथ आप खबरों को राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार। बोल धरती जयकारा गगन